नमस्कार। हाल ही में भारत में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए और भारत ने अपने 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को चुन लिया, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से प्रारंभ हुआ है। तो परीक्षा के लिहाज से आने वाले कुछ दिनों की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ रोचक जानकारियां महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनके बारे में आगामी परीक्षाओं में कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं खास। भारत का संविधान का भाग 5 यानी पार्ट 5 जो बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव की यानी संघीय कार्यकारी की। जो भारत की संघीय कार्यकारी है वो किस किस को मिलाकर बनती है तो इसमें पहला ही नाम राष्ट्रपति का है यानी प्रेसिडेंट, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा मंत्रिपरिषद और एक पांचवा है अटॉर्नी जनरल। यानी जो केंद्रीय कार्यकारी है या संघीय कार्यकारी है उसका एक भाग राष्ट्रपति भी है। जो आम चुनाव होते हैं उसमें पूरा देश मतदान करता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से उस संसदीय क्षेत्र के लोग उस अपने सांसद का चुनाव करते हैं। लेकिन बात अगर राष्ट्रपति की जाए तो इनका चुनाव सीधे लोगों द्वारा ना होकर लोगों द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है वो इनका चुनाव करते हैं। तो देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेजियम है राष्ट्रपति का, उसमें कौन कौन से लोग शामिल है, कौन कौन से लोग वोट कर सकते हैं। पहला है दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनोों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ जो भी सदस्य रहेंगे वो निर्वाचित रहेंगे, यानी जो मनोनीत सदस्य हैं, 2 एंग्लो इंडियन और जो राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं मनोनीत, उनके अतिरिक्त जो निर्वाचित सदस्य है वो ही वोट कर सकते हैं, वही अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इसके बाद है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा जो दिल्ली और पुडुचेरी है इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन दोनों में विधानसभा है अपनी, तो इन दोनों के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के वो भी अपना वोट कास्ट करते हैं। जो रिप्रेजेंटेशन होता है इनका, जो मेंबर्स वोट करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज की हम बात करें तो इनका जो वोट होता है वो एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के तहत ये वोट कास्ट करते हैं, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू ये वोट कास्ट करते हैं और सेक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है। और जो सदस्य है जो वोट करता है, हर एक की वोट की वैल्यू 1 नहीं होती जैसे दूसरे चुनाव में देखने को मिलता है, बल्कि जो सदस्य अपने जितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके अनुपात में उसकी वोट की मात्रा तय की जाती है। अगर किसी भी चुनाव में किसी भी प्रकार का अगर विवाद आ जाता है, कोई भी शंका होती है, तो इसका निस्तारण सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, इसे निचले अदालत में नहीं होता। अब देखते हैं क्या क्या अर्हताएं हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राष्ट्रपति पद पर खड़े होने के लिए। तो पहली है 35 वर्ष की आयु, दूसरा है वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, मतलब वो क्वालिफाइड हो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, और तीसरा केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य किसी ऑटोनमस बॉडी के अंतर्गत लाभ के पद पर आसीन ना हो, किसी प्रॉफिट पोस्ट को होल्ड ना किए हुए हो। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, वो इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को उनका चयन होने के बाद। लेकिन ये अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को, ना कि मुख्य न्यायाधीश को। यानी वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर सकते हैं। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का होता है, इससे पहले भी पद त्याग कर सकते हैं। और इसके अलावा इनको महाभियोग के द्वारा यानी इम्पीचमेंट के द्वारा भी हटाया जा सकता है 5 साल से पहले। हालांकि भारत में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। इम्पीचमेंट की एक बार प्रक्रिया पर नज़र डाल लेते हैं, यानी अगर संविधान की अवहेलना की जाए राष्ट्रपति द्वारा तो उनके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। हालांकि ये जो पद है या जो ये टर्म है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा माना जाता है कि संविधान के अगेंस्ट अगर राष्ट्रपति कोई डिसीजन लेते तो इम्पीचमेंट इम्पोज किया जा सकता है विद ड्यू प्रोसेस। किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी। जो आरोप लगाए जाते हैं राष्ट्रपति पर उसको कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है, और उसके बाद 14 दिन का नोटिस होता है, राष्ट्रपति को अपनी सफाई का अवसर दिया जाता है। और अगर 2/3 मेजॉरिटी से वो पास हो जाता है तो वो दूसरे सदन में जाता है, और वहाँ भी 2/3 मेजॉरिटी से पास होना आवश्यक है महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए। चुनाव में जो है नॉमिनेटेड मेंबर यानी नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि महाभियोग प्रस्ताव में जो नामांकित सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं।
और विधानसभा हैं और जो दिल्ली और पुडुचेरी की यूटी हैं वो भी भाग नहीं लेती, जबकि वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती हैं। और आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है भारत में। सीट कैसे वैकेंट होती है राष्ट्रपति की? एक तो महाभियोग मैंने बताया, इम्पीचमेंट, इसके अलावा अगर वो 5 साल का टर्म उनका पूरा हो जाए तो, इसके अलावा अगर वो रेजिग्नेशन अपना टेंडर करे तो इम्पीचमेंट हो गया। डेथ केस में भी वो सीट वैकेंट मानी जाएगी, या फिर जो राष्ट्रपति चुनाव हो उसको अगर अवैध घोषित कर दे तो अभी वो पद खाली माना जाएगा। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति बीमार है या किसी मेडिकल लीव पे है या किसी कारण से काम करने में सक्षम नहीं है तो उस समय पद को खाली नहीं माना जाएगा। उस समय जो उनका कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति के जिम्मे सौंप दिया जाता है। पहले केस की अगर हम बात करें तो 5 साल कंप्लीट होने की स्थिति में यहाँ वो कार्यकाल पूरा होने से पहले उनका चुनाव करा लिया जाता है। लेकिन अगर किसी स्थिति में चुनाव डिले हो जाए या कुछ अनावश्यक देरी हो जाए तो जो राष्ट्रपति है उस समय का, जो उससे पहले है, वो अपने पद पर जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए वो बना रहेगा। और बात अगर रेजिग्नेशन की, इम्पीचमेंट की यानी महाभियोग की जाए, डेथ केस हो या फिर जो चुनाव है वो अवैध घोषित हो जाए, इन चारों स्थिति में जो रिक्तता है, जो वैकेंसी है, उसको 6 माह के अंदर अंदर भरना अनिवार्य है। और उस समय जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति पद पर पदासीन होंगे, उनका कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा मैंने बताया कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपना कार्यभार संभालने में अक्षम है, यदि किसी बीमारी की वजह से या किसी अन्य कारण से, तो उस समय भी उपराष्ट्रपति उनका पदभार संभालेंगे। उपराष्ट्रपति भी अगर उस समय उपलब्ध ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, और भारत का मुख्य न्यायाधीश भी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल ना हो तो उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज है वो उनका कार्यभार देखेंगे। बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस। तो पहले बात एग्जीक्यूटिव पावर्स की यानी कार्यकारी शक्तियों की। जितने भी कार्यकारी एक्शंस, एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो भारत सरकार राष्ट्रपति के नाम से ही लेती है, उनके सिग्नेचर के बाद ही वो अमल में लाए जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री, मंत्री, अटॉर्नी जनरल, CAG, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, UPSC के चेयरमैन और सदस्य, और जो राज्यों के गवर्नर हैं उन सब को भी अपॉइंट करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। और इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनमें भी एडमिनिस्ट्रेटर वो किसी भी नाम से हो उसको भी अपॉइंट करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद बात विधायी शक्तियों की यानी लेजिस्लेटिव पावर्स की। जो राष्ट्रपति है वो पार्लियामेंट को सम्मन कर सकते हैं यानी पार्लियामेंट बुला सकते हैं, और इसके अलावा लोकसभा को किसी भी समय भंग कर सकते हैं। हालांकि इसके पीछे कुछ कंडीशंस होती हैं लेकिन उनको ये शक्तियाँ प्राप्त है। यहाँ सिर्फ लोकसभा को ही वो भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके हर 2 साल में 1/3 सदस्य अपना स्थान बदलकर नए सदस्य आ जाते हैं। वो दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग यानी संयुक्त बैठक को भी बुला सकते हैं आर्टिकल 108 के थ्रू। वो पार्लियामेंट के पहले सत्र में अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य उनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि लिटरेचर, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। जिस समय संसद सत्र में ना हो उस समय वो ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश निकाल सकते हैं किसी आवश्यक कार्य के लिए, किसी आवश्यक बिंदु पर विधान बनाने के लिए। आर्टिकल 123 के तहत वो अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं भारतीय संविधान की। जब भी कोई बिल उनके पास जाता है उनकी कंसेंट के लिए, उनके सिग्नेचर के लिए, वो इस पर 3 चीज़ें कर सकते हैं। या तो उस पर अपनी मोहर लगा सकते हैं यानी उसको उस पर अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं, अपनी सहमति जता सकते हैं, या फिर उसको होल्ड कर सकते हैं। जो होल्ड करने की पावर है उसको वीटो कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त वो उसको वापस भी कर सकते हैं सिवाय मनी बिल के यानी धन विधेयक के। धन विधेयक को वापस ना करने का जो रीज़न है वो ये है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की ही संस्तुति से ही पेश किया जाता है, इसलिए जो चीज़ उसकी संस्तुति से ही पेश है, जो चीज़ जिस व्यक्ति की परमिशन से विद परमिशन प्रस्तुत की जाए उसको वो रिटर्न नहीं कर सकते लॉजिकली, इसलिए वो मनी बिल को वापस नहीं कर सकते। बाकी अन्य बिल को वो वापस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वित्तीय शक्ति यानी फाइनेंशियल पावर की अगर बात की जाए तो जो मनी बिल है वो मैंने अभी बताया पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है उनकी प्रायर रिकमेंडेशन से, उनकी अनुशंसा से। और जो भारत का कॉन्टीजेंसी फंड है उस वो एडवांस निकालने की परमिशन दे सकते हैं। बात अगर जुडिशियल पावर की जाए यानी न्यायिक शक्तियों की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं और यह है सलाह, जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट की उन पर बाधा नहीं होती, वो उसको मान भी सकते हैं, उसको नकार भी सकते हैं। वो किसी सज़ा को, किसी कैदी की सज़ा को कम कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं
उस सज़ा के जो प्रकृति है उसमें बदलाव ला सकते हैं अगर उनको के पास ये याचना गई है और वो उस पर विचार करके स्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। चलते चलते भारतीय राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार निर्वाचित हुए, जबकि अभी तक बाकी सभी एक एक बार ही निर्वाचित हुए हैं। पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्रतिभा पाटिल जी के पास है, जबकि द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। वीवी गिरी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट और साथ में इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानी दोनों रूप में कार्य किया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले ऐसे व्यक्ति थे जो प्रेसिडेंट के रूप में भी इलेक्टेड हुए और जो पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह पहले ऐसे व्यक्ति थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके थे और जो बाद में इस पद पर निर्वाचित हुए। नीलम संजीवा रेड्डी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे और नीलम संजीवा रेड्डी ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जो बिना चुनाव के अनअपोज्ड इलेक्ट कर लिए गए राष्ट्रपति के तो ये थी भारतीय राष्ट्रपति से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।